तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए है। पूरे नोट्स आपको एक जगह पर दे दूंगी मैं, ताकि 2 दिन आप बढ़िया से उसको पढ़ते रहें। एक्सप्लेन द इम्प्लांटेशन अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ पर आपको मोरुला, ब्लास्टुला इनको एक्सप्लेन करना है। तो याद रखना कि जो आपका सर्विक्स होता है, ऐसा सर्विक्स होता है ना, यहाँ पर एक म्यूकस प्लग होता है। जब तक डिलीवरी नहीं हुई तब तक तो ठीक है, फिर बच्चा अपना सर मारता है आके सर्विक्स पे, जिससे आपका सर्विक्स जो है वो क्या हो जाता है बेटा, रिलीज हो जाता है। और एक हो गया मेल गैमेट एंड, तो एक 3 एंड स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कि हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विद्या नीट अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? आई होप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। तो आज मैं आपको वो 20 सवाल बता दे रही हूं जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपको रिप्रोडक्शन यूनिट से देखने मिलने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के, क्योंकि एग्जाम आ चुका है तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो बिना किसी देरी के मैं 20 सवाल शुरू करने वाली हूं। वीडियो को अंत तक देखना, पर याद रखना कि इस वीडियो के बाद आपको कल का दिन बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप अपने बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों के लिए कितने अलग अलग टाइप के सेशन लगाए, पर कल आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है बच्चों, क्योंकि कल मैं पूरे कंसेप्ट, पूरे चैप्टर के कंसेप्ट एक बार में पढ़ाने वाली हूँ। मैंने पूरे हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए बनवा लिए हैं, वो भी नए बनवाए हैं, अभी बनवाए हैं, फ्रेश बनवाए हैं। तो वो सब हम लोग लेंगे, समराइज करेंगे। पूरे नोट्स आपको एक जगह पर दे दूंगी मैं, ताकि 2 दिन आप बढ़िया से उसको पढ़ते रहें और एग्जाम में फोड़ कर आ जाए। पर याद रखना, और कल के सेशन में मैं आपको जो देने वाली हूं ना, ध्यान से सुनना, कल के सेशन में जो आपको मैं देने वाली हूं, है ना, वो भी फ्री में, तो वो YouTube का सबसे बड़ा गिव अवे होने वाला। मतलब YouTube में इस तरीके का गिव अवे बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया है। तो आप मेरे नोट्स पढ़िए और फिर उसको पढ़िए, है ना, देखिए, और अगर आपने बना दिया वैसा कुछ एग्जाम में तो मान लीजिए कि आग लग जाएगी। तो ये याद रखना है कि कल 11 बजे हम अपने लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग सेशन अटेंड करने वाले हैं। जो भी बच्चा, चाहे वो नीट का है, CUET का, 12th का है, अगर वो क्लास 12th बायोलॉजी का वो सेशन देख लेगा तो गारंटी उसे बहुत फायदा मिलने वाला है। चलो बेटा, तो टॉप 20 क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाना है। ठीक है, हम कई बार समझ चुके हैं, इन क्वेश्चंस को कई बार कर चुके हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए है। एग्जैक्टली आप वैसा बनाएं, ये जरूरी नहीं है बेटा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो कि अगर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है तो भैया हम एक बकरी बना लेते हैं, बकरी का ये मुंह बना लेते हैं, बकरी के ये सींग बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है बेटा कि आप वैसा ही डायग्राम बनाएं जो आपकी NCERT में हो, पर याद रखिएगा कि डायग्राम का मतलब ही वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गधा पूछा है और आप घोड़ा बना के आ जाए और आपने सोचा कि ओ माय गॉड हमारे नंबर कट क्यों गए, तो नंबर इसलिए कट जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आप स्ट्रेस मत लो, आप एग्जैक्टली वैसा ही डायग्राम बनाओ, ये जरूरी नहीं है बेटा, पर हाँ वैसा डायग्राम बनाना जरूरी मतलब मीन्स वही निकलना चाहिए है। ठीक है बेटा, अब जो है ये हमने एक छोटा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना लिया है, और ये आपको बनाना, मतलब ये आप और साफ बना लेना। ठीक है, ओके, मैंने तो सिर्फ सिंगल स्ट्रोक पे बनाया, आपके पास समय है तो आप बहुत अच्छा और बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप बहुत अच्छा, मैंने तो सिंगल स्ट्रोक पे बना दिया है, ऐसे ही बना दिया रफ डायग्राम। आप इससे भी सुंदर डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए है। अगर ये 2 नंबर में आया तो आपको जरूरत नहीं बनाने की, पर अगर 5 नंबर में आया तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको आना चाहिए है, जिसमें लिखना पड़ेगा आपको कि कैसा होता है। तो आप बताओ कि मेल में क्या क्या होता है। मेल में होता है टेस्टिस, मेल में होता है डक्ट सिस्टम, और मेल में होता है ग्लैंड। टेस्टिस, डक्ट में क्या आता है, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया और एपिटेस्टिस, एपिडिडाइमस। और डक्ट ग्लैंड्स में क्या आती है बेटा, ग्लैंड्स में आती है आपकी काउपर्स ग्लैंड। ओके, उसके बाद आ जाओ फीमेल में। फीमेल में क्या होता है, ओवरी होती है। डक्ट में होता है फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ये वाला पूरा एक्सेसरी सिस्टम होता है। और ग्लैंड्स में क्या होता है बेटा, ग्लैंड्स में होती है आपके पास बल्बोइथ्रल ग्लैंड होती है कि नहीं होती, तो आपको ग्लैंड्स भी लिखना पड़ेगा। मेल में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट को मत भूल जाना। नेक्स्ट होता है बेटा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, हर एक चीज पूरे, देखो स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। इसको पढ़ लीजिएगा एक बार कि वो क्या फंक्शन करते हैं और क्या करते हैं। जैसे टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस स्क्रोटम में होता है, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथ्रा, पेनिस, और इनके क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो स्क्रोटम में टेस्टिस होता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, स्पर्म एंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एपिडिडाइमस क्या करता है बेटा, स्पर्म को स्टोर करता है। वासा डिफरेंशिया क्या करता है, स्पर्म को कंडक्ट करता है ऊपर की ओर एब्डोमिनल कैविटी की ओर। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकालता है। यूरिथ्रा क्या होता है, सीमेन और यूरिन को बाहर निकालती है। पेनिस क्या होता है, ये होता है टिश्यू
जो कि यूरेथ्रा के ऊपर पाया जाता है। इसमें रेटाइल टिश्यूज होते हैं जो कि इरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि एग और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, एग को इधर से उधर घुमाता है, मतलब ओवरी से लेकर यूट्रस की ओर ले जाता है। यूट्रस में इंप्लांटेशन होता है। सर्विक्स में क्या होता है, सर्विक्स सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को हम एक साथ बर्थ कैनाल कहते हैं। फिर उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए है अगर ये 5 नंबर में आया तो। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को आपको कंपेयर करना है। सबसे पहला पॉइंट यही है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद होती है, oogenesis जन्म से पहले ही हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में आप 70 साल तक स्पर्मेटोजेनेसिस कर सकते हैं। oogenesis आप एक लिमिटेड पीरियड तक 50 से 55 साल तक कर सकते हैं, जब तक कि आपके ओवा बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में आप हमेशा ही नया स्पर्म बनाते हैं। oogenesis में जन्म के बाद आप कोई नया ओवा ऐड नहीं कर सकते। स्पर्मेटोजेनेसिस में प्यूबर्टी के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कंप्लीट होती है। अगर एक बार स्पर्म मदर सेल ने स्पर्मेटोगोनिया बना लिया तो वो 4 स्पर्म बना के ही छोड़ेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर डिवीजन तभी कंप्लीट होता है जब स्पर्म की एंट्री होती है। यहाँ पर मियोसिस 1 जो है वो जन्म के बाद होता है। यहाँ पर मियोसिस 1 की कुछ फेजेस जो होती हैं वो जन्म के पहले ही हो जाती हैं। यहाँ पे मियोसिस 2 जो होता है या बिल्कुल कंप्लीट होगा ही होगा। यहाँ पर मियोसिस 2 तब कंप्लीट होगा जब स्पर्म की एंट्री होगी। यहाँ पर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। यहाँ पर 2 सेकेंडरी oocyte बनते हैं, पर एक छोटा और एक बड़ा बनता है। छोटे वाले को पोलर बॉडी कहते हैं, बड़े वाले को सेकेंडरी oocyte कहते हैं। पर बड़ा वाला जो है बेटा है ना वही फंक्शनल है, छोटा वाला पोलर बॉडी नॉन फंक्शनल होता है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा, तो ये आप अगर 5 नंबर में आ गया तो ये आपको डायग्राम भी बनाने के लिए आ सकता है। अगला सवाल, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रोल ऑफ हार्मोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये सारे हार्मोन्स आपको लिखने पड़ेंगे। और जब पिट्यूटरी का हार्मोन निकलता है तो ओवरी के हार्मोन में क्या चेंज पड़ रहा है, और ओवरी का जब हार्मोन निकल रहा है तो यूट्रस पे क्या चेंज पड़ रहा है। और आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पहले 5 दिन ब्लीडिंग होती है, फिर 5 से लेकर 13 दिन तक पूरे फॉलिकल मैच्योर होते हैं और फॉलिकल मैच्योर होकर ईस्ट्रोजन निकालते हैं 14वें दिन। अब जब ईस्ट्रोजन निकल रहा है तो वो उनको फॉलिकल डेवलप कौन करा रहा है, पिट्यूटरी का LH और FSH। 14वां दिन आता है तो LH FSH का लेवल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपका ओव्यूलेशन होता है, LH सर्ज कहते हैं इसको। अब बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं कार्पस ल्यूटेम ओवरी में, ये प्रोजेस्टेरॉन निकालता है और उस समय पर आपके LH और FSH पिट्यूटरी से कम हो जाते हैं। तो ये सारे इवेंट्स आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। ठीक है बेटू, ये बता रही हूं मैं, पहले आपको सारे हार्मोन्स के लेवल आपको पता होने चाहिए। पहले 13 दिन तक जो है LH FSH का लेवल, मेनली FSH का लेवल जो है बड़ा होता है। 14वें दिन LH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और 14 दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है बढ़ा हुआ रहता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले 13 दिन में आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, LH FSH। 14वें दिन पे कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा होता है बेटा, LH। कहाँ से निकल रहा है बेटा, पिट्यूटरी से। ओवरी में क्या चेंजेस चल रहा है, ईस्ट्रोजन निकलता जा रहा है। 14 दिन के बाद कौन सा हार्मोन ज्यादा लेगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये आपको याद रखना है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो देखो आप पहले 14 दिन क्या निकला आपका LH FSH, 14वें दिन LH FSH का रोल बढ़ गया। अगले 14 दिन LH FSH उतना नहीं निकलेंगे, उतना नहीं निकलते बेटा। हाँ, यहाँ पर LH का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि LH ना स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। कार्पस ल्यूटियम क्या निकालता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। देखो यूट्रस की लेवल को या यूट्रस के मोटाई को बढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये लोग क्या निकाल रहे हैं बेटा, ईस्ट्रोजन निकाल रहे हैं। ईस्ट्रोजन भी क्या करता है, आपके यूट्रस के एंडोमेट्रियम को मोटा करता है, पर इतना नहीं करेगा। तो ये जो इफेक्ट कर रहा है वो यहाँ हो रहा है, यहाँ का जो इफेक्ट है यहाँ हो रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन में मेल फीमेल के जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर डिवीजन नहीं होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ पर साइटोप्लाज्म का नहीं हुआ। फिर क्या होता है बेटा, मोरुला, ब्लास्टोसिस जो है वो इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या बनता है बेटा, प्लेसेंटा बनता है और 9 महीने तक की प्रेगनेंसी होती है। अब ये चीज जो है ये पूरे डिटेल से दी गई है। तो ये हो गया स्पर्म, ठीक है, एग, जाइगोट बन गया। एक्सप्लेन द इम्प्लांटेशन अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको मोरुला, ब्लास्टुला इनको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको बताना है कि जो ब्लास्टुला होता है उसमें जो इनर सेल मास होता है, इसकी तीनों सेल जो ये जो सेल होता है इनर सेल मास, ये डिवाइड होता है बेटा 3 लेयर में। इन तीनों लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म
और मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है और यही तीनों लेयर आपके ऑर्गन फॉर्मेशन में मदद करती हैं। तो आपको तीनों चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर क्लीवेज हुआ, क्लीवेज से देखो मोरुला से मोरुला बना, मोरुला से ब्लास्टुला बना, ठीक है। मोरुला की इनर सेल जो गुच्छा है उसको इनर सेल मास कहते हैं, और आउटर लेयर देखो इनर सेल मास कैसे बना आपका, ऐसा बना ना, इनर सेल मास बेटू जी ये है आपका, ठीक है। और ये आपका बन गया मोरुला, और ये होता है बेटा आउटर लेयर ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, इसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? चलिए, इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ। ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा फॉर्मेशन में मदद करती है। 3 लेयर बनी, इसे कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। उसके बाद बना आपका ऑर्गन बना, ठीक है। और ऑर्गन ये आप न्यूरुलेशन नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, बस ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ। फिर आप लिखें चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया एग, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। ये होता है बेटा जी मोरुला, ये है मोरुला, ये है आपका ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। चलिए, व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड, ठीक है। कौन बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है वो प्लेसेंटा बनाती है। ये हार्मोन्स निकालती है, न्यूट्रिशन देती है बच्चे को, ठीक है। न्यूट्रिएंट वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाती है, हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। बहुत सारे हार्मोन प्लेसेंटा निकालता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन जो है निकालता है, इम्यूनिटी देता है, प्रोटेक्शन देता है, गैसेज एक्सचेंज में भी मदद करता है। अब आपको बताना है प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG का क्या रोल है। FSH और LH क्या करते हैं बेटा, आपके फॉलिकल डेवलप कराते हैं, ओव्यूलेशन कराते हैं, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है LH। ईस्ट्रोजन का क्या रोल है, यूट्रस एंडोमेट्रियम को मोटा करवाता है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल है बेटा, ये यूट्रस एंडोमेट्रियम को और मोटा ग्लैंडुलर स्पॉन्जी बनाता है ताकि बच्चा इंप्लांट हो सके। HCG का क्या रोल है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। याद रखिएगा कि पहले 3 मंथ में देखो जो आपका कार्पस ल्यूटियम बना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक मेंटेन रह सकता है। LH उसको सिर्फ 14 दिन तक, ओव्यूलेशन के बाद 14 दिन तक मेंटेन करेगा, पर 14 दिन के बाद LH कम हो जाता है। तो वहां पर आपका जो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर है वो HCG निकालना शुरू करती है एम्ब्रियो की। ये HCG मेंटेन करता है अगले 3 महीने तक आपके कार्पस ल्यूटियम को। 3 महीने के बाद प्लेसेंटा बन जाता है, ठीक है। क्यों मेंटेन करना है, ताकि आपका कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहे और आज जब भी आप इम्प्लांट करो तो बच्चा अच्छे से फंसे। मान लो कि अगर HCG ने प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकला तो बच्चे का एबॉर्शन हो जाता है बेटा। तो हमें क्या करना है, HCG अच्छे से निकालना है, ठीक है, 3 महीने तक, क्योंकि 3 महीने के बाद प्लेसेंटा बन जाएगा, वो खुद ही अपना प्रोजेस्टेरॉन बनाने लगता है, ठीक है। चलो अब अगला देखो, सारे बहुत डिटेल से लिखे मैं। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन क्या होता है, माँ जब अपना, अच्छा इस पे एक्सप्लेन द रोल ऑफ वो, तो याद रखना कि जो आपका सर्विक्स होता है, ऐसा सर्विक्स होता है ना, यहाँ पर एक म्यूकस प्लग होता है। जब तक डिलीवरी नहीं हुई तब तक तो ठीक है, फिर बच्चा अपना सर मारता है आके सर्विक्स पे, जिससे आपका सर्विक्स जो है वो क्या हो जाता है बेटा, रिलीज हो जाता है और बच्चा जो है वो डिलीवर होने के लिए रेडी हो जाता है। बच्चा क्या हो जाता है, डिलीवर होने के लिए रेडी हो जाता है। जब बच्चा सर मारता है ना बेटा, ध्यान से सुना, जब बच्चा अपना सर किसके ऊपर मारता है, जब अपना बच्चा सर उसके ऊपर मारता है सर्विक्स के ऊपर, तो सर्विक्स में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, वो स्ट्रेच होते हैं, उसका सिग्नल जाता है पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन निकालती है, ऑक्सीटोसिन यूट्रस पे आता है, यूट्रस और दबता है, बच्चा डिलीवर हो जाता है। डन। लैक्टेशन क्या होता है, माँ जब अपना फर्स्ट मिल्क बच्चे को पिलाती है, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। पहला मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसमें IG एंटीबॉडी होती है जो कि बच्चे को इम्यूनिटी देती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, लैक्टेशन में ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं इसको। ऑक्सीटोसिन को डिलीवरी हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। बेटा ये जो डायग्राम है ना, ये कुछ भी करो है ना, इसको याद कर लो आप, ठीक है। ये आपके एंथर का डायग्राम है, बीच में जो टिश्यू होते हैं ये स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, यहाँ पे होती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि पोलन ग्रेन बनाती हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ 4 लेयर, इनको भूल मत जाना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। टेप्टम जो है वो बेसिकली न्यूट्रिशन देती है अंदर वाली सेल्स को, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। और प्रोसेस तो बिल्कुल ही भूल मत जाना, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, तो बेसिकली हमारे 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। जब 4 पोलन ग्रेन बनते हैं बेटा, तो पोलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर होती है, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन खतरनाक है, टफ है, जहाँ पर एक्साइन नहीं होती है वो उसे कहते हैं अपन माइक्रो, उसे जर्म कोर कहते हैं, वहाँ पर आपकी एक्साइन नहीं होती, वहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि आप एक्साइन को जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ना टेम्परेचर से जला सकते, एंजाइम ही नहीं आपके पास डाइजेस्ट करने के लिए। इंटाइन सेलुलोज पेक्टिन की है जो कि पोलन ट्यूब बनाती है। अब 60% एंजियोस्पर्म में के अंदर
जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला जो न्यूक्लियस है वो है वेजिटेटिव सेल, दूसरी जो सेल है वो है जनरेटिव सेल। एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है या दो सेल कह सकते हो, ठीक है। 60% में 2 सेल और 40% में ये जनरेटिव सेल फिर से माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बना लेती है। तो 40% में 3 सेल पोलन ग्रेन होता है। फिर आपको मीगास्पोरोजेनेसिस करना है। आपका जो ओव्यूल के अंदर जो सेंटर पे बहुत सारी सेल होती हैं ओव्यूल के अंदर, उसे कहते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस में एक सेल को न्यूट्रिशन देके बड़ा कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। वो कहती है मुझे माँ बनना है। फिर उसमें मियोसिस करते हैं, 4 सेल बनती हैं। मीगास्पोर मदर सेल से 4 सेल बनेंगी, 3 डाइजेस्ट हो गई, खत्म हो गई, एक बची, इसको कहते हैं मीगास्पोर। अब ये मीगास्पोर जो है ये माइटोसिस कर करके 8 सेल स्ट्रक्चर बना देती है। एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस तैर रहे हैं। थोड़े समय के बाद इनमें क्या बन जाता है बेटा, थोड़े समय के बाद इनमें सेल वॉल बन जाती है और इस तरीके से एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, इसका स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए है। तो पहले 2, 4, फिर 8, फिर इस तरीके से 8 में सेल वॉल बनी और आपका एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बन गया। ये 2 एंड होते हैं आपके ओव्यूल के, चलाजल और माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर में जो 2 सेल होती है बेटा, फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है उनमें वो क्या बुलाती है, पोलन ट्यूब, इसे कहते हैं सिनर्जिड। ये होती है एक्सेल और सेंटर पे होते हैं पोलर न्यूक्लियाई और ऊपर होते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये आता है कितने सेल हैं, कितने न्यूक्लियाई हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन आना, पॉलिनेशन, सेम फ्लावर में हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे फ्लावर से हो रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए है। यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट जरूरत नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ पर जो है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा क्योंकि बार बार वही फ्लावर आएगा। यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आता क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन होता रहता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपकी पोलन ट्यूब में 3 न्यूक्लियस है। एक है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, 2 है आपके मेल गैमेट। पहला मेल गैमेट एक्स सेल से फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा। दूसरा मेल गैमेट आपके 2 सेंट्रल सेल से फ्यूज हो गए तो एंडोस्पर्म बनेगा 3n स्ट्रक्चर, क्योंकि 2 सेंट्रल सेल हो गए 2n और एक हो गया मेल गैमेट n, तो एक 3n स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कि हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर ये क्या बनाएगा आपका, डिवाइड कर करके एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है बेटा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है तो उसको न्यूट्रिशन देता है। वेल लेबल डायग्राम आपको बनाना है, इसमें सीधा ये कह रहा है वेल लेबल डायग्राम। ठीक है, तो वेल लेबल डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है क्या चेंजेस होते हैं भैया जी, जो आपका ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट है वो सीड कोड बन गया, आपका पूरा जो वो होती है ना, और आपके सारे फ्लोरल पार्ट झड़ गए। आपकी जो ओवरी होती है वो राइपन्ड होकर फ्रूट बना लेती है। एक्सप्लेन पोलर पिस्टल इंट्रैक्शन, जब पोलन पे गिरता है उसके ऊपर तो दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग होता है। क्या होता है केमिकल डायलॉग, अगर तू मेरा पोलन ग्रेन है तो तू पोलन ट्यूब बना ले, और अगर तू मेरा पोलन ट्यूब नहीं है तो तू नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप होते हैं। पॉलिनेशन याद रखिएगा कि ये क्यों जरूरी है, क्यों बातचीत जरूरी है, ताकि मेरा ही पोलन ग्रेन मेरे ऊपर पोलन ट्यूब बनाए। ठीक है, नेक्स्ट होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या होते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, क्या होते हैं बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन इनिशिएट करना है ना, ये खुद ही कर लेते हैं, हमको करने की जरूरत नहीं है, ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना आए। भाई दोनों का एंथर स्टिग्मा का मैचुरेशन टाइम आप अलग कर दीजिए, एंथर को ऊपर स्टिग्मा को ऊपर एंथर को नीचे कर दो तो पोलन ग्रेन तो जाएगा नहीं। दोनों को ऐसा बना दो कि दोनों एक दूसरे के पोलन ग्रेन स्टिग्मा को पहचाने ही नहीं। ये सब तरीके होते हैं, प्लांट खुद ही कर लेता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है सेल्फ पॉलिनेशन को रोक पाते हैं। एपोमिक्सिस क्या होता है, पार्थेनोकार्पी, अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस, अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपोमिक्सिस का जो एग्जाम्पल है बेटा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दिया गया है ग्रासेस का दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, जो भी एग्जाम्पल है वो आपको याद होना चाहिए। अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थेनोकार्पी, जिसे हम कहते हैं बनाना। नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या होता है बताओ, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है इंडिविजुअल, मतलब आप बेसिकली सिग्निफिकेंस, ये तो इतना लिख सकते हो ना, इसमें पूरा चैप्टर ही एक्सप्लेन कर सकते हो उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में, पूरा चैप्टर जितना जानते हो। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर ये आता है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के प्रोग्राम के अंदर मैटरनल केयर, आपके बच्चे की केयर, फिर उसके बाद एडोलेसेंस का अवेयरनेस होना चाहिए, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के अवेयरनेस होनी चाहिए, कॉन्डम्स के बारे में पता होना चाहिए, सब लिख सकते हो। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए, छोटी फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। कुल मिला के इसमें कुछ भी लिख सकते हो। बर्थ कंट्रोल मेथड में नेचुरल में क्या आता है बेटा, नेचुरल में आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, जब तक माँ दूध पिला रही बच्चा नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि प्रोलैक्टिन दुश्मन है एफएसएच का, ठीक है, हार्मोन का। बैरियर, और इसके अंदर क्या आता है क्विक विड्रॉल, जब आप स्पर्म डिलीवर कर रहे हो पेनिस को बाहर निकाल लो तुरंत, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है इसका क्वाइटस इंटरप्टस, इसका क्या मतलब होता है कि जब ओव्यूलेशन वाला है उसके 7 दिन इधर और उधर नहीं करना चाहिए, ताकि किसी को पता थोड़ी है कि 14वें दिन ही ओव्यूलेशन होगा, आगे पीछे भी तो हो सकता है। और उसके बाद होता है बैरियर, बैरियर के अंदर आता है कॉन्डम्स, है ना, सर्वाइकल वॉल्स, कैप्स,
फिर क्या आता है आपके कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है। फिर नॉन मेडिकेटेड आयोडीज होते हैं, कॉपर रिलेटेड आयोडीज होते हैं, तो नॉन मेडिकेटेड के अंदर लिप्स लूप आता है। ये आयोडी जो है आपके यूट्रस में फंस जाते हैं और उस स्पर्म को ऊपर नहीं जाने देते। हार्मोनल के अंदर आते हैं बेटा, कौन से पिल्स आते हैं, इंजेक्शन आते हैं और इम्प्लांट्स आते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैले, ठीक है। बहुत सारी होती है बेटा, बैक्टीरिया से होती है, वायरसेस से होती है और पैरासाइट से होती है, ठीक है बेटा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आपको सारी मेथड्स पता होनी चाहिए। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ओवा के साइटोप्लाज्मिक में स्पर्म का इंजेक्शन दे दिया। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जब आप जाइगोट बना लेते हो उसको कम से कम 2 से 4 या 8 सेल तक आप डिवाइड करो, फिर उसके बाद ले जाके आप फेलोपियन ट्यूब में डालो। अगर 8 सेल से ज्यादा ले लिया आपने तब आपको यूट्रस पे डालना पड़ेगा, ठीक है। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मतलब आप गैमीट्स को डालो, ठीक है। तो ये सारे जो हैं बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पर मैं फिर कह रही हूँ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो है आपका कल का सेशन जो मैं 11 बजे लेने वाली हूँ। इसमें मैं आपको पूरा वन शॉट कराने वाली हूँ, पूरा वन शॉट कराने वाली हूँ बेटा, पूरा हैंड रिटन नोट्स के साथ, कुछ नहीं, सिर्फ हम सुनेंगे और रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी धर 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 रिवाइज करते जाएंगे। 5 से 6 घंटे में हो सकता है रिविजन हो जाए, कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज जस्ट डू इट, है ना। क्या कैसे करें, बस करो, करोगे तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। कमेंट सेक्शन करके बताना, थोड़ा फास्ट था क्योंकि समय आ चुका है। ये मैं आपको PDF दे दूंगी, आप PDF से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाले क्वेश्चंस आपको NCERT से पता होने चाहिए, ठीक है। आप इसके आंसर्स भी मत पढ़ो, पर ये क्वेश्चन आएंगे, इनको ध्यान रखना। तो इन टॉपिक्स को जब आप पढ़ो तो अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड यस यू कैन डू इट। अभी भी 2 दिन है, हम करेंगे, हम लगे रहेंगे और पूरे नंबर लाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद एंड बाय बाय।